चकिया की डायन, एपिसोड 27। अभिमन्यु लाल रंग की राजकुमारी साड़ी का पता लगाने मुजफ्फरपुर आया था, लेकिन वहां हाथ में पिस्तौल लिए लगातार कोई उसका पीछा कर रहा था और उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। लेकिन इस पीछा करने वाले इंसान को प्रीति ने देख लिया था और वो अभिमन्यु को आगाह करने के लिए गोदाम तक आ पहुंची। प्रीति ने जब अभिमन्यु को आवाज लगाई तो वो उसे यहाँ देख हैरान रह गया। वो प्रीति पर भड़क उठा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई और भी है। प्रीति उस आदमी के बारे में बताने को हुई, तभी अभिमन्यु ने एक आहट पाकर उसके मुंह पे हाथ रख दिया। उसे पिस्तौल के लोड होने की आहट मिली थी। प्रीति ने दबी आवाज में उसे बताया कि वो यही बात बताने आई थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके पास पिस्तौल है। अभिमन्यु हैरानी में प्रीति की ओर देख रहा था। तभी उसे फिर से उस आदमी की आहट सुनाई दी। अभिमन्यु ने प्रीति को फौरन अपने पीछे खींचा, लेकिन ये प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अपने आप को समझते क्या हो? अभिमन्यु ने उसे आग बबूला होते हुए देखा तो उसका भी पारा चढ़ गया। वो एक झटके से प्रीति को दीवार के पास ले गया और उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। प्रीति बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी क्योंकि अभिमन्यु उसके बहुत करीब खड़ा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो अभी एक दूसरे का ही कत्ल कर देंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हुए कुछ पल के लिए खो से गए। तभी उस अनजान शख्स की आहट ने अभिमन्यु को सतर्क किया और वो प्रीति के मुंह से हाथ हटाते हुए गुस्से भरी आवाज में धीमे से बोला, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, समझी? लेकिन अगर तुम चिल्लाई तो आज तुम्हारी खैर नहीं। अब मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसे ही करोगी। ये कहकर अभिमन्यु वहां से हट गया। प्रीति की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो कुछ बोलने को हुई, तभी अभिमन्यु ने गुस्से से उसे मुंह बंद रखने का इशारा किया। प्रीति का मन किया कि वो उसकी उंगली तोड़ दे, पर वो चुप रही। अब उस आदमी की आहट उनकी तरफ बढ़ रही थी। अभिमन्यु दबे पांव वहां से एक तरफ चल पड़ा। उसने प्रीति को अपने पीछे आने का इशारा किया। प्रीति के पास अभिमन्यु के पीछे चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चिढ़ते हुए अभिमन्यु के पीछे चल दी। अभिमन्यु उस गोदाम को चारों तरफ से देख रहा था। वहां की दीवारें कच्ची थी और पूरा गोदाम धूल से भरा था, जैसे सदियों से वहां किसी ने कदम न रखे हों। दीवारों में कुछ छोटे छोटे छेद हो रखे थे, जिनसे रोशनी जैसे छन के अंदर आ रही थी और अंदर हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु ने देखा वहां बहुत सी पुरानी सिलाई की मशीनें रखी थी और बहुत से कपड़े भी वहां पड़े हुए थे जो धूल से लदे हुए थे। हर जगह गंदगी और सीलन की बदबू भरी हुई थी। अभिमन्यु एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था ताकि वो प्रीति को कहीं छुपा सके। तभी उसे एक बड़ा सा टिन का कनस्तर दिखाई दिया। वो
वो जल्दी से प्रीति को पकड़कर उस कनस्तर के पास ले गया। प्रीति उसको अभी भी घूरे जा रही थी। अभिमन्यु की बातों को फॉलो करना उसे अंदर ही अंदर जलाए दे रहा था। अभिमन्यु ने इच्छा में चली गई थी। वो गोदाम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी प्रीति को गोदाम का दरवाजा दिखाई दिया और जल्दी से वो उस ओर चल पड़ी। उस पिस्तौल वाले आदमी को प्रीति की आहट सुनाई दी और वो भी उसके पीछे जाने लगा। प्रीति अब दरवाजे के पास आ गई थी और दरवाजा खोलने वाली थी कि उस आदमी ने अपनी पिस्तौल प्रीति की तरफ तान दी। जैसे ही प्रीति दरवाजा खोलने वाली थी, अचानक से अभिमन्यु प्रीति को अपने बाहों में लेकर जमीन पर गिर गया। ठीक इसी समय उस आदमी ने गन फायर कर दी थी और बुलेट ठीक दरवाजे पर जा लगी। अभिमन्यु ने बड़े सही समय पे आकर प्रीति की जान बचा ली। वो प्रीति को पकड़कर जमीन पर लुढ़कते हुए एक कोने तक ले गया। प्रीति को बहुत बड़ा सदमा लगा था पिस्तौल की आवाज सुनकर। उसने अभिमन्यु को जोर से पकड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अभिमन्यु भी हिल गया था और उसने भी प्रीति को जोर से पकड़ा हुआ था। प्रीति बहुत डर गई थी और अभिमन्यु ने महसूस किया कि वो हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ प्रीति के बालों पर फेरे तो प्रीति को एक करंट सा लगा। उसने फौरन अभिमन्यु के हाथ झटक दिए और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। प्रीति उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से अभिमन्यु से बोली, दूर रहो मुझसे, समझे तुम? और वो दबे कदमों से एक तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु को समझ नहीं आया उसके साथ क्या हुआ था। वो भी उठ गया और अपने कपड़े झाड़ने लगा। अचानक अभिमन्यु को कदमों की आहट अपनी ओर आते सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया और नीचे होकर छुप गया। वो धीरे धीरे वहां रखे बड़े कनस्तरों की तरफ बढ़ा और जल्दी से बिना आवाज किए उनके पीछे छिप गया। उसे प्रीति की भी फिक्र हो रही थी और साथ में उस पे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उसे वही आदमी दिखाई दिया जो दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि उस आदमी ने जीन्स और कुर्ता पहना हुआ था और उसके हाथ में पिस्तौल थी। वो काफी खतरनाक लग रहा था। अभी अभिमन्यु ने उस पर हमला करने का मन बना लिया। उसने जल्दी से खुद को तैयार किया। इसी बीच वो आदमी अभिमन्यु की और पास आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभिमन्यु को छिपे हुए देख लिया हो और वो कनस्तरों की तरफ ही बढ़ रहा था। अभिमन्यु ने बड़ी फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकालते हुए उस आदमी के पैरों के पास गोली चला दी। वो आदमी चौकन्ना हो गया और तुरंत पीछे हट गया। अभिमन्यु को वक्त मिल गया। उसने तुरंत ही कनस्तरों को उस आदमी की तरफ फेंका और कूदकर छिपी हुई जगह से बाहर आ गया। कनस्तर के हमले से वो आदमी लड़खड़ाकर गिर गया। गोली चलने की आवाज सुनकर प्रीति, जो गोदाम के दूसरी तरफ थी और बाहर सुरक्षित निकलने का सोच रही थी,
वो घबरा गई। उसे लगा कहीं अभिमन्यु को चोट न लगी हो। वो तुरंत ही गोली की आवाज की तरफ भागी। अब अभिमन्यु उस आदमी के करीब आ गया था जो जमीन पर गिरा हुआ था। तभी अचानक मौका पाते हुए उस आदमी ने अभिमन्यु को पैरों से पकड़ लिया, जिससे अभिमन्यु भी अपना बैलेंस खोते हुए जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। उस आदमी ने अभिमन्यु के पैरों को कसकर पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु उसके चुंगल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों में एक तरीके से धक्का मुक्की शुरू हो चुकी थी। तभी वहां प्रीति आ पहुंची। उसने अभिमन्यु और उस आदमी को आपस में लड़ते हुए देखा। अंधेरा इतना था कि प्रीति उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। प्रीति ने तुरंत ही वहां पड़ा एक जंग लगा सरिया उठाया और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ी। उसने उस आदमी को मारने के लिए सरिये से एक जोरदार वार किया, लेकिन वो आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे दुबक गया और सरिया अभिमन्यु को जा लगा। अभिमन्यु की जोर से चीख निकल गई। आह! वो सरिया अभिमन्यु की पीठ पे जा लगा था। वो प्रीति पर जोर से चिल्लाया, ओह, तुम आखिर कर क्या रही हो? क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो? डर के मारे प्रीति के हाथ से सरिया छूट गया। मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने बड़ी फुर्ती से एक डंडे का जोरदार प्रहार प्रीति के सिर पर किया। प्रीति की चीख निकल गई। अभिमन्यु घबराते हुए जोर से चिल्लाया, प्रीति! उसने देखा प्रीति जमीन पर गिरी हुई है। प्रीति के सर से खून की धार बह चली। अभिमन्यु गुस्से में आते हुए उस आदमी को मारने के लिए आगे दौड़ा, पर उस आदमी ने अचानक अभिमन्यु के सिर पर भी उसी डंडे से खतरनाक वार किया। हमला इतना जोरदार था कि अभिमन्यु वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। प्रीति और अभिमन्यु दोनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। उस आदमी ने फौरन किसी को फोन मिलाया। कुछ देर घंटी जाने के बाद फोन पर किसी की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने कहा, काम हो गया, लेकिन अभिमन्यु के साथ एक लड़की भी है। उसने फोन पर प्रीति का हुलिया बताया, जिसे सुनकर सामने वाला हैरान रह गया। उसने चिंतित आवाज में कहा, वो प्रीति है, चकिया के स्कूल की मास्टरनी। वो वहाँ क्या कर रही है? आदमी ने फोन पर कहा, क्या करना है इसका? सामने वाला आदमी गंभीर आवाज में बोला, दोनों को एक साथ खत्म कर दो, पर ऐसी मौत देना कि लाश का पता ना चले और कोई सबूत हम तक नहीं पहुंचे। ये कहकर सामने वाले आदमी ने फोन काट दिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कुलदीप ही था। ये वही कुलदीप था जो अभिमन्यु को बरगद के पेड़ के सामने मिला था और गांव की सभा से ओझल हो गया था। गोदाम वाले आदमी ने कुलदीप की बात सुनने के बाद मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा। उसने जमीन में पड़ी अपनी पिस्तौल उठाई और बेहोश पड़े अभिमन्यु और प्रीति को देखते हुए उन दोनों की तरफ ऐसे घुमाई जैसे वो अभी इन दोनों को मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ
चकिया गांव में दीनदयाल अभिमन्यु को लगातार कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार उसे ये फोन संपर्क क्षेत्र के बाहर है सुनाई दे रहा था। दीनदयाल अभिमन्यु को बताना चाहता था कि उसे पता चल गया है कि वो मोपेड किसी और की नहीं बल्कि सरपंच की ही थी। आखिर कुलदीप अभिमन्यु को मारना क्यों चाहता था? कुलदीप और सरपंच का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या होने वाला है अभिमन्यु और प्रीति के साथ? क्या वाकई वो दोनों मारे जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।